हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अशोक जागेड़ फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो पोएम लेकर के आए हैं वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एड्रियन रिच की ये आपकी पोएम लिखी हुई है। काम थोड़ा जल्दी निपटाएंगे क्योंकि समय का अभाव आपके पास भी है और मेरे पास भी है। पोएम और भी अपने को कंप्लीट करनी है, तो सीधे बात करते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स। जी हाँ, ये पोएम जो है ये लिखी है एड्रियन रिच ने। तो थोड़ा सा पहले अपन पोइटिस के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिका की बाल्टीमोर जो कि मैरीलैंड में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म जो है 1929 सन 1929 में इनका जन्म होता है। अब ये जन्म से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड सवाल आपके नहीं आने, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो समकालीन नारी आंदोलन में भाग लेने के कारण कवयित्री एवं सिद्धांत शास्त्री के रूप में उन्हें विस्तृत रूप से जाना जाता है। अब आपकी काम की देखिए बात कहां पे आती है कि समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी नारी आंदोलन, महिला जो आंदोलन जो हुए थे उसमें भाग लिया। तो पहली बात आप कह सकते हैं ये किस प्रकार की लेखिका रही हैं? फेमिनिस्ट राइटर रही हैं, महिलावादी लेखिका रही है। कारण क्योंकि उन्होंने महिलाओं के जो नारी आंदोलन जो है उनमें उन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था, ठीक है। तो ये महिलाओं के दृष्टिकोण से अपनी बात को रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये महिलावादी कवयित्री हैं, सिद्धांत शास्त्री भी हैं। उन्होंने काव्य के 19 ग्रंथ लिखे हैं। कितने ग्रंथ लिखे हैं? 19 ग्रंथ लिखे हैं। ये भी आपकी कोई काम की बात नहीं है। निबंध भी लिखे हैं, अन्य रचनाओं के 3 संग्रह प्रकाशित किए हैं। प्रजातिवाद तथा सैन्यवाद के विरुद्ध उनका प्रतिरोध है। प्रजातिवाद, ठीक है, उनके खिलाफ भी प्रतिरोध है। सैन्यवाद के प्रति भी इनका प्रतिरोध है और उनकी कृतियों में ये सारी बातें झलकती भी हैं। प्रस्तुत कविता जिसका टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, नारी द्वारा अनुभूत शादीशुदा जिंदगी की बाधाओं को लेकर के है। ये आपके काम की बात है कि ये प्रस्तुत पोएम जो आज हम देखने जा रहे हैं ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कि कोई महिला जब शादी के बंधन में बंधती है, ठीक है, और उसके बाद में यदि उसका जीवन सुखमय नहीं रहता है, उसे किस प्रकार के दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है यदि उसकी लाइफ जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है तो, ठीक है। तो इन सब का वर्णन जो है एक प्रतीकात्मक तौर से ये एड्रियन रिच जो है इस पोएम के माध्यम से करती हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले इसकी समरी लेते हैं। अब समरी के लिए मैं एक काम करता हूं कि इसकी इंग्लिश में जो पंक्तियां हैं, टेक्स्ट हैं, वो भी मैं थोड़ा पढ़ देता हूं साथ में, और फिर मैं आपको इसकी हिंदी में पैराफ्रेज जो है समरी के तौर पे कर देता हूं। तो पहली देखिए पंक्ति क्या है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, प्रांस यानी उछल कूद करते हैं, अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब कोई पर्दा है, कोई कपड़ा है, कोई पैनल है, उस पैनल के ऊपर वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ठीक है, कशीदाकारी कर रही है, हाथ में हाथी दांत की नीडल लेकर के, और उसमें क्या बना रही है? वो टाइगर्स बना रही है। और टाइगर्स किस शेप में बना रही है? उछल कूद करते हुए टाइगर्स बना रही है। तो आंट जेनिफर के शेर जो हैं दीवार के ऊपर से आगे की ओर छलांग लगा रहे हैं। तो देखिए पहली पंक्ति आपकी क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं यहां पे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। डेनिजन क्या होता है? सिटीजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है जंगल। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। तो ब्राइट टोपास डेनिजन्स, यहां देखिएगा क्या कहा है कि ये पीले पुखराज की भांति है। क्यों कहा है पीले पुखराज? क्योंकि टाइगर्स की जो चमड़ी है उनका कलर कैसा है? पीला, और उनके ऊपर धारियां कैसी है? ब्लैक। इसलिए इनको क्या कहा है? पीले पुखराज की भांति। डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स निवासी हैं, सिटीजन है, निवासी हैं। ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन एंड जंगल, और ये जंगल के निवासी जो कि ब्राइट टोपाज की तरह से चमक रहे हैं, है ना। फिर आगे क्या कहता है? दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अर्थात वहां पर कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं और टाइगर उनको देख लेता है, देखने के बाद में भी उसको डर नहीं लगता है उन इंसानों का, ठीक है। यानी वो क्या है? फियरलेस है। तो देखिए क्या कहा है कि हरे जंगलों के निवासी जो हैं,
फलक या पट पर आंट जेनिफर द्वारा उतारे गए हैं और यहां पर ये वृक्षों के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। फिर ये क्या करते हैं? द पेस, पेस का मतलब क्या होता है? चलना होता है। द पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, और ये बने ठने शौर्यपूर्ण तरीके से निश्चितता के साथ में आराम से आगे बढ़ते हैं। मस्तानी चाल, अकड़ के चलने वाली चाल जो है उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। फिर हम सेकंड स्टेंजा में आगे चलेंगे कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना। ठीक है, अब आंट जेनिफर जो है, अरे भैया जेनिफर काकी जगह है, बिगा हाथ जगह है, वह दूजे है, कांप रहा है। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वूल यानी ऊन, यानी ये टाइगर्स को उस पैनल पे बनाने के लिए वो धागे की बजाय किसका इस्तेमाल कर रही है? ऊन का इस्तेमाल कर रही है। तो जब उस पैनल में से अब वो सुई को खींचती है तो उसकी उंगलियां क्या कर रही है? कप कपा रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी यानी हाथी दांत की बनी हुई, नीडल यानी सुई, हार्ड टू पुल, हार्ड यानी मुश्किल होती है उसको, पुल यानी खींचने में। तो जब उसको पिरोती है तो उसको खींचने में क्या होती है? मुश्किल होती है। तो कहता है कि आंट जेनिफर के हाथ जो है अपनी ऊन में इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, फ्लटरिंग कर रहे हैं। द मैसिव वेट, मैसिव का मतलब होता है भारी, वेट यानी वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और अपने से हिंदू धर्म में क्या करते हैं महिलाएं? क्या करती हैं? गले में शादी का जो निशान के तौर पे वो क्या पहनती हैं? मंगलसूत्र पहनती हैं। वैसे ही इन्होंने कोई हाथ के अंदर कोई बैंड या कोई ब्रेसलेट या कोई कंगन जैसी कोई चीज जो है वो शादी की निशानी के तौर पे पहन रखी है। तो इसके लिए कह रही है कि द मैसिव वेट, कि भारी वजनी, भारी वजन वाला, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग का मतलब शादी और बैंड का मतलब जो हाथ में पहना हो उसने कुछ, ठीक है। तो ये अंकल के साथ जो इनकी शादी हुई उसकी निशानी के तौर पे जो उन्होंने बैंड पहन रखा है ये इनको काफी भारी लग रहा है। एक्चुअल में भारी नहीं है, वजन में भारी नहीं है, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से कह रहा है कि ये शादी जो है मुझे एक बोझ लग रही है, ठीक है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो बैंड जो है वो आंट जेनिफर के हाथ में बहुत ही भारी भरकम उसको महसूस होता है। तो देखिएगा कि विवाह की पट्टी जिसने उसे उसके पति के साथ बांधा था उसके हाथ पर भारी पड़ रही है, वह अभी भी स्वयं को उस भार के नीचे बंधी हुई अनुभव करती है, ठीक है। फिर अंतिम स्टेंजा में हम चलते हैं। When aunt is dead, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, her terrified hands will lie, और उसके ये terrified hands जो हैं, जो आतंकित हाथ हैं, जो खुद डरे हुए हैं अंकल से, ठीक है, will lie, और ये बिल्कुल निश्चल होकर के गिर जाएंगे, रखे रहेंगे, एकदम से पड़ जाएंगे। Still ringed with ordeals she was mastered by, फिर भी वो निशानियां शादी की, ठीक है, वो कहानियां शादी की जो उसके जीवन में थी वो तब भी उसके हाथ में ही रहेंगी। द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन दूसरी तरफ वो जो टाइगर्स हैं, जो फियरलेस हैं, दैट शी मेड, जो उसने बनाए हैं। अब यहां पर प्रतीकात्मक रूप से कहना क्या चाहती है एड्रियन रिच? वो ये कहना चाहती है कि आंट जेनिफर जो है अपनी शादी से दुखी थी, लेकिन उसके दिल में जो ख्वाहिश जो थी वो कैसी थी? उन टाइगर्स की तरह से फियरलेस रहने की थी, जो कि वो नहीं रह पा रही थी, ठीक है, वो डरी हुई थी। टेरिफाइड हैंड्स अभी शब्द आया है, इसका मतलब आतंकित हाथ का मतलब क्या हुआ कि आंट खुद क्या थी? टेरिफाइड थी, डरी हुई थी। दूसरी तरफ उसकी ख्वाहिश क्या थी? फियरलेस रहना। किसकी तरह से? टाइगर्स की तरह से। तो अब एड्रियन रिच अब अंत में क्या कहती है? द टाइगर्स इन द पैनल, कि इस पैनल के अंदर जो टाइगर बनाए हैं आंट जेनिफर ने, दैट शी मेड, जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड, बिल्कुल अभिमान के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिल्कुल बिना डरे हुए करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसके दिल की ख्वाहिश थी कि मैं भी इन टाइगर्स की तरह से जिंदगी जीऊं, जिसमें मुझे किसी का कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, और भय मुक्त मैं एक जीवन जो है जी सकूं। लेकिन ऐसा आंट जेनिफर नहीं कर पाती है। तो देखिएगा कि जब आंट मर जाएगी तो उस समय भी उसके आतंकित हाथ जो हैं उसके दुखी जीवन की सारी कहानी कहेंगे।
मुसीबतें तथा कष्ट उसके विवाहित जीवन के अंग थे जो मरने के बाद में उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आंटी इतनी डरी हुई है कि मरने के बाद में मुझे इन दुखों से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। इन्होंने, इन दुखों ने उसे कुचल दिया, वह इनके शिकंजे में थी, किंतु ये पट्टी या बैंड, ठीक है, या फलक पर जो शेर उसने बनाए हैं, वे गर्वित भाव से निडर होकर लगातार छलांग लगाते रहेंगे। तो ये शेर जो उसने, टाइगर्स उसने बनाए हैं, ये क्या करते रहेंगे? आंट मर जाएगी तब भी वो ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे। तो ये तो इसका आपका एक तरह से पैराफ्रेज रहा। अब पैराफ्रेज के बाद में हम कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को हल करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले अभी अपन बात करेंगे मेन पॉइंट्स की, ठीक है। मेन पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, मात्र 4 मेन पॉइंट है इस पोएम में कि, तो देखिएगा, इन दिस पोएम द पोएट एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब दिक्कतें, मुसीबतें, बाधाएं ऑफ मैरिड लाइफ। कवि जो है, जो शादीशुदा जीवन की जो बाधाएं होती हैं उनको संबोधित करता है। एक्सपीरियंस्ड बाय अ वुमन, वो बाधाएं जिनका अनुभव कोई महिला करती है, ठीक है। पहला बिंदु ये रहा आपका। दूसरा, आंट जेनिफर वीव्स टाइगर्स इनटू द पैनल। आंट जेनिफर क्या करती है? पैनल के ऊपर टाइगर्स जो है उनको बुनती है। वीव का अर्थ होता है बुनना। दीज टाइगर्स आर ब्रेव, और ये टाइगर्स कैसे हैं? कोवर्ड नहीं है, कायर नहीं है, कमजोर नहीं है। एंड हैव नो फियर ऑफ मैन, ये बिल्कुल बहादुर है और इन्हें मनुष्यों का भी डर नहीं है। अर्थात जो जेनिफर आंट जो है, उनके हस्बैंड जैसे लोग जो हैं उनका भी इसे क्या नहीं है? डर नहीं है। इसका दूसरा बिंदु रहा। आंट जेनिफर इज टेरिफाइड बाय हर डोमिनेटिंग हस्बैंड। इसका हस्बैंड कैसा बताया गया है? डोमिनेटिंग, जो अपनी पत्नी पर क्या करता है? हुक्म चलाता है। हर फिंगर फ्लटर्स ड्यू टू द मेंटल सप्रेशन, और इसकी अंगुलियां जो हैं वो क्या करती रहती है? कांपती रहती है एक मानसिक उत्पीड़न की वजह से। शी इज नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ, और यह अपनी मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं है। और अंतिम बिंदु देखिए, शी विल डाई, वो मर जाएगी, बट हर आर्ट विल एक्सप्रेस हर डिजायर, लेकिन उसकी कला जो है उसकी ख्वाहिशों को व्यक्त करती रहेगी। और वो ख्वाहिश क्या है? टू मूव प्राउडली एंड फियरलेसली लाइक द टाइगर्स शी हैज मेड। वो टाइगर्स जो उसने बनाए हैं, जो बड़े अभिमान के साथ क्या करते रहते हैं? ठीक है, चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो उनकी तरह से वो क्या करेगी? ठीक है। तो आंट जेनिफर जो है इसी तरह से मरने के पश्चात भी इन टाइगर्स की तरह से जीने की ख्वाहिश रखती है। तो ये तो रहे आपकी कुछ मुख्य बिंदु यहां पे। अब इसके बाद में हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन हमें कैसे लिखने चाहिए जिसमें हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल सके, 6 में से 6 मिल सके। उसके लिए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले अपन एक स्टेंजा चूज करते हैं जिसकी हम एक्सप्लेनेशन लिखें। तो सबसे पहला स्टेंजा जो है वो मैंने लिया है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalry certainty। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले जो स्टेंजा दिया गया है उसके प्रथम 2 शब्द दे लीजिए और उसके अंतिम 2 शब्द दे लीजिए, ठीक है। और इनको इस तरह से आप लिखिए, इस तरह से। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं यहां पे। एक सेकेंड, वापस करते हैं इसको थोड़ा सा। टेक्निकली भाई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब करने में कंजूसी दिखाते हो, ठीक है। भगवान बदला लेगा भी आप लोगों से। ऐसे तो थोड़ा कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। और क्या मांग रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हो आप लोग। तो ये मैंने ले लिया है रेफरेंस वाला पोर्शन। अभी जो मैंने बातें कही हैं वो आपको दिल पे नहीं लेनी है, लेकिन ले लो तो अच्छा है वैसे, है ना।
ओके, ले लेना अभी, दिल पे ले लेना। चलिए ये लिया है मैं यहाँ पे, अभी आप देख पा रहे हो इसको, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ा सा ओके, अब इसकी थोड़ी बत्ती गुल कर देते हैं अपन इस इधर से, ये लीजिए, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना था, जो स्टेंजा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया उसके प्रथम दो शब्द और अंतिम दो शब्दों को आप लिखिए यहाँ पे। तो आपने क्या लिखा, आंट जेनिफर्स, फिर डॉट डॉट डॉट, अंतिम दो शब्द शिवलरिक सटर्निटी, और इसको आप विद इन इन्वर्टेड कोमास बंद कीजिए, और सारा काम आप ब्लैक पेन से कीजिए, ठीक है। ऐसे आप अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखिए, ये आपकी शुरुआत होगी। अब इसके बाद में आप अगला बिंदु बनाइए रेफरेंस। रेफरेंस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेफरेंस किस तरह से आपको लिखना है, कि जो पंक्तियां हैं उनकी विशेषता और जो पॉइंट है उनकी विशेषता आप जरूर लिखिए। तो देखिए आपने क्या लिखा है रेफरेंस में, हमने लिखा कि दीज ब्यूटीफुल, पहली विशेषता आ गई पंक्तियों की, पंक्तियां बड़ी खूबसूरत है भैया, थॉटफुल, विचारपूर्ण है। आंट जेनिफर यहां पर क्या करिए, अपने विचारों को व्यक्त करिए, एंड सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से कुछ कहना चाहती है, तो प्रतीकात्मक पंक्तियां हैं, सिंबॉलिक पंक्तियां हैं। आप चाहे तो एक आध कमबत्ती इसमें कर सकते हैं भैया, ठीक है। तो दीज ब्यूटीफुल, थॉटफुल एंड सिंबॉलिक लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। पोयम का नाम जब आप लिखें तो आप क्या करें, उसको ब्लैक पेन से लिखें और उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा, मैं फिर से कह रहा हूं सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आप उसको बंद करेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच, जो कि इसकी पोइटेस हैं। अब ये पोइटेस, इनकी विशेषता क्या है वो आप यहां पे लिखिए, एन अमेरिकन पोइटेस, ये अमेरिकन कवियत्री हैं। आप चाहें तो आप इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं फेमिनिस्ट पोइटेस, महिलावादी लेखिका हैं, आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्टेक्स्ट आप कुछ ऐसा लिखो कि वो कॉन्टेक्स्ट जो है कई तरह के काम करे, आपका समय बचाए भैया, और वो कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ आप लिख रहे हो वो आपकी थीम भी हो, सेंट्रल आइडिया भी हो, अर्थात आपसे वो 2-3 क्वेश्चन कवर करवाए, तो आप थोड़ा सा मैटर तैयार करेंगे, उसमें भी आप बहुत कुछ ज्यादा गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखिए यहां पर क्या लिखा कॉन्टेक्स्ट में, द पोइटस डिस्क्राइब्स द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर इन हर पैनल। आंट जेनिफर के द्वारा अपने पैनल में बनाए गए टाइगर्स को ये डिस्क्राइब करती हैं पोइटस। सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से, शी टॉक्स अबाउट द अनहैप्पी मैरिज ऑफ आंट जेनिफर। प्रतीकात्मक रूप से ये पोइटस क्या कर रही हैं, जो आंट जेनिफर हैं उनकी जो अनहैप्पी मैरिड लाइफ है उसके बारे में बात कर रही हैं। अब पूरी पोएम में यही चीज चलती है, तो ये इसका जिस्ट हो गया, एसेंस हो गया, सारांश हो गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको जो मूल एक्सप्लेनेशन है वो अब आपको लिखनी है, ठीक है। उसमें जो पंक्तियां दे रखी हैं उनमें, उनसे आपको क्या समझ में आता है वो आपको लिखना होता है। तो देखिए क्या समझ में आता है, देखें ये रहा, मैं फिर से इसको बोल्ड कर देता हूं इतने इतने हिस्से को। ये रहा, ये लीजिए भी एक्सप्लेनेशन पोर्शन जो है मैंने यहां पे ले लिया है। तो एड्रियन रिच डिस्क्राइब्स द टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ। हमने जो वहां पर कॉन्टेक्स्ट में लिखा था उसी बात को थोड़ा सा फेरबदल करके लिख दिया है कि एड्रियन रिच जो है डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है, द टाइगर्स, उन टाइगर्स का, एम्ब्रॉयडर्ड जो कि कशीदा किए गए हैं, ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, जिसको आप पैनल नाम बोल दो चाहे, एक कपड़े के ऊपर टाइगर्स को उसने बनाया है। द टाइगर्स आर सीन मूविंग अक्रॉस द क्लॉथ। टाइगर्स को यूं दिखाया गया जैसे मानो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, इन एन एरोगेंट वे, और वो भी बड़े अभिमान के साथ में। देयर मूवमेंट शोज
द फ्रीडम, और उनकी ये जो मोमेंट है वो किसको दिखाता है? उनकी आजादी को। एंड द पावर, उनकी ताकत को एंजॉयड बाय देम, जिसको वो एंजॉय करते हैं। दे आर ब्राइट येलो लाइक टोपाज इन कलर, फिर इसकी कलर की चर्चा करी है, इनका रंग कैसा है कि ब्राइट पीले टोपाज की तरह से, चमकीले टोपाज की तरह से है इनका कलर। दे लिव इन देयर नेचुरल होम, और वे अपने प्राकृतिक घर में अर्थात अ फॉरेस्ट उसमें रहते हैं। दे आर फियरलेस, वे निर्भीक हैं। इवन दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन सिटिंग अंडर अ ट्री, यहां तक कि पेड़ के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी वो डरते नहीं हैं। दे मूव अबाउट इन एन एलिगेंट, ब्रेव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर, और बड़ी आत्मविश्वास के साथ में, बड़ी अभिमान के साथ में, ठीक है, वो क्या करते हैं? वहां चलते हैं। अब एक्सप्लेनेशन के एंड में आपको देखिए क्या करना है, क्रिटिकल कमेंट्स जरूर लिखना बेटा। आपको क्रिटिकल कमेंट्स लिखते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा चीज आप एग्जामिनर के सामने लेकर के जा रहे हैं। एग्जामिनर से काफी खुश होगा, आपके मार्क्स जो है बिल्कुल बढ़ करके आएंगे। और मार्क्स यदि कहीं कट भी रहे होंगे ना, तो क्रिटिकल कमेंट्स यदि आप लिखते हैं तो उससे मार्क्स कटने की संभावना बिल्कुल ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अर्थात 6 में से 6 आप यहां पर पक्का लेकर के आएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्रिटिकल कमेंट्स में आपको क्या लिखना है, फिर से आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिए यहां पे। दिख रहा होगा यहां पे, ये रहा नीचे, ठीक है। तो क्रिटिकल कमेंट्स में आप 2 बिंदु बनाइए। एक पहला तो आप लिखिए लैंग्वेज इज सिंबॉलिक एंड फिगरेटिव, भाषा कैसी प्रतीकात्मक है, फिगर्स ऑफ स्पीच का इसमें प्रयोग हुआ इसलिए फिगरेटिव है, पहली पंक्ति। और दूसरा स्टाइल इज ल्यूसिड एंड ब्यूटीफुल, और इसकी लिखने की शैली जो है बहुत ही सरल, सौम्य, सुस्पष्ट और सुंदर है। तो इस तरह से आपकी एक एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से तैयार हो जाती है। कॉपी के पूरे पेज में आपको इसको लिखनी है, ठीक है। और इस तरह से यदि आप लिखेंगे, हैंडराइटिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कर्सिव हैंडराइटिंग ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। यदि कर्सिव हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप प्रिंट हैंडराइटिंग का, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको आप काम में ले सकते हैं। कॉपी के आप पूरे पेज में लिखें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है, किसी से पंडित से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये आज का जो पैराफ्रेज जो है, समरी जो है, मेन पॉइंट्स जिनकी अपन ने चर्चा करी, साथ में एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं इसकी चर्चा करी, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसी पसंद के आगे मैं बढ़कर के एक बात और कह दूं कि आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम इस तरह की और भी चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आते रहें। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। कल फिर से आपका एक नया वीडियो आने वाला है पोएम्स के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि।